तो कहानी शुरू होती है एक जगह से जहां पर हम रीस को देखते हैं। यहाँ पर रीस अपनी पूरी टीम के साथ, जिसका नाम होता है अल्फा प्लेटून, इनके साथ एक मिशन पर आया होता है। रीस एक सील होता है और वो नेवी के लिए काम करता है। उन्हें खबर मिली होती है कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल डॉक्टर जहान दसानी इस वक्त यहाँ पर इस जगह पर है जहाँ पर ये लोग आए हैं। और ये जो डॉक्टर होता है ये काफी सारे केमिकल वेपन्स को बना रहा होता है, तो उनके लिए इसे पकड़ना और मारना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो 2 साल से इसके पीछे लगे होते हैं और आज यहाँ पर उन्हें मौका मिल गया होता है। आज उनकी टीम का एक मेंबर बीमार भी होता है जिसका नाम होता है डॉनी, लेकिन फिर भी वो लोग मिशन पर जाते हैं। यहाँ पर उन्हें टनल के रास्तों से अंदर जाना होता है, तो वो सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर यहाँ पर पानी के अंदर बॉम्ब लगे होते हैं और वायर से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं उन्हें समझ में आता है कि कहानी के लोगों को भी पता है कि वो लोग आ रहे हैं और उनके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। इस अटैक में डॉनी घायल हो जाता है और अब यहाँ पर गलती से किसी का पैर उस वायर पे पड़ जाता है और पूरी जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट होने लगते हैं। पर इस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले रीस और बूजर वहां से निकल गए होते हैं ताकि वो लोग दूसरी आर्मी को वहां पर ला सके और उनकी हेल्प हो सके। पर जब वो लोग बाहर होते हैं तभी वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है और हर किसी की डेथ हो जाती है। इसमें 19 लोग मारे जाते हैं और रीस इन सब का कैप्टन था। इस बात से रीस को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब यहाँ पर वहां की पुलिस उससे पूछताछ करती है कि एग्जैक्टली वहां पर क्या हुआ। यहाँ पर रीस बोलता है कि डॉनी का पैर नहीं लगा था, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि शायद डॉनी बीमार था, उसका ध्यान नहीं रहा, तो उसी का पैर लग गया होगा वायर में। और रीस बोलता है कि ये काम अपोनेंट ने किया था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। और अब वो यहाँ पर बूजर के साथ एक बार में होता है कि तभी वहां पर उससे मिलने के लिए एक जर्नलिस्ट आती है जिसका नाम होता है केटी। केटी यहाँ पर अलग अलग आर्मी के ऑफिसर्स पर होने वाले जुल्म के ऊपर लिखती है और यहाँ पर वो रीस से बात करने आती है, पर रीस उसे वहां से भगा देता है और उससे बात नहीं करता है। पर अब तक यहाँ से बूजर भी चला गया होता है। अब वो यहाँ पर सभी लोगों की डेड बॉडीज के साथ अपने शहर वापस आता है, जहाँ पर आकर के वो अपनी फैमिली से मिलता है और अब उसे रियलाइज होता है कि उसे मेमोरी की कुछ प्रॉब्लम हो गई है। असल में वो झटका इतना बड़ा होता है कि जिसकी वजह से उसके सिर पर भी चोट लगी होती है और अब यहाँ पर उसे शायद अपनी ब्रेन में कुछ दिक्कत हो गई है, वो सही से हर चीज याद नहीं कर पा रहा। यहाँ के ऑफिसर्स भी उससे सेम कहानी पूछते हैं तो वो उन्हें सेम बात रिपीट करता है, पर वो लोग यहाँ पर उसे उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जिसके अकॉर्डिंग डॉनी को चोट लगी थी और शायद उसी का पैर लग गया था। पर यहाँ पर क्योंकि रीस को सब कुछ सही से नहीं याद होता है तो वो अपनी बात पर टिका होता है। और अब यहाँ पर जब वो अपने घर में होता है तो उसे कॉल आता है कि बूजर की डेथ हो गई है। तो यहाँ पर अपने घर में अपनी बेटी और अपनी वाइफ को छोड़कर बूजर के घर पे जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि बूजर की 2 दिन पहले डेथ हो गई थी। ये सुनकर के रीस को बिलीव नहीं होता है क्योंकि 1 दिन पहले वो उसके साथ बार में था, पर सभी लोग यही बोलते हैं कि बूजर की डेथ 2 दिन पहले हो चुकी है और बूजर ने सुसाइड किया होता है। और इस सुसाइड केस को हैंडल करने वाले ऑफिसर का नाम होता है जॉश, जो कि NCIS का ऑफिसर होता है। अब यहाँ पर रीस को ऐसा लग रहा होता है कि उसके अगेंस्ट कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है और रिकॉर्डिंग्स को जानबूझ करके बदल दिया गया और बूजर को भी मार दिया गया है। किसी के पास ऐसी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसने उनके सिग्नल्स को जैम कर दिया, रिकॉर्डिंग को चेंज कर दिया, बूजर को मार दिया। पर अब यहाँ पर उसके सीनियर उसे ये बोलते हैं कि बूजर ने सुसाइड किया है, उसने 9mm की बुलेट से अपने आप को मार लिया है। ये सुनकर के रीस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बूजर की फेवरेट बुलेट थी 45, तो 9mm की बुलेट से अपने आप को कभी भी नहीं मारेगा। और ये बात वो अपने भाई बेन को ही बोलता है, पर बेन उसे ये बताता है कि ऐसा हो सकता है कि उसने 9mm की गन को यूज किया हो क्योंकि वो उनकी टीम की कॉमन गन थी, मतलब कि वैसी गन हर मेंबर के पास में थी। शायद वो जाते जाते एक बाय बोलने के लिए उसने ऐसा किया हो। रीस भी उसकी बात को मान जाता है, पर अब यहाँ पर वो घर आकर के केटी को ये मैसेज करता है कि जिस दिन वो उससे मिलने के लिए बाहर में आई थी तब उसके बगल में बूजर बैठा था या फिर नहीं, क्योंकि वो खुद में ही कंफ्यूज होता है। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अपने सभी टीममेट्स के फ्यूनरल पर जाता है, जहां पर उसे वहां मैडम सेक्रेटरी मिलती है। ये बहुत बड़ी ऑफिसर होती है जो कि वहां पर अलग अलग टाइप के आर्मी ऑफिसर्स के लिए अलग अलग तरह के बिल पास करती है और नई नई पॉलिसीज लाती है। वो यहाँ पर रीस की हेल्प करना चाहती है, तो वो ये कहती है कि वो दोबारा से जॉब को ज्वाइन करे और वो उसे एक अच्छी पोस्ट देंगे, पर रीस इसके लिए साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो अभी भी अपने साथियों की डेथ से काफी ज्यादा परेशान होता है।
अब नेक्स्ट सीन में वहां पर उसके घर में उससे मिलने के लिए केटी आती है, जो कि उसे बूजर का डेथ सर्टिफिकेट देती है। पर अब इतना लेने के बाद रीस उसके साथ बदतमीजी करता है और कहता है कि वो वहां से निकल जाए। और इसके बाद वो डेथ सर्टिफिकेट को देखता है और अब उसे अपने ऊपर ही शक होने लगता है। उसे लगता है कि शायद वो सच में बीमार है या फिर उसके सिर पे जो चोट लगी है जिसकी वजह से उसकी याददाश्त में प्रॉब्लम है। तो वो अब एक क्लिनिक पे जाता है जहाँ पर उसके ब्रेन का एक्सरे होगा। जब वो एक्सरे की मशीन में होता है उसी वक्त वहां पर दो लोग आ जाते हैं और उस डॉक्टर को मार देते हैं। अब इन दो लोगों की रीस से फाइट होती है, जिसमें रीस एक को तो जान से मार देता है और अब दूसरे की तरफ वो जा रहा होता है। वो दूसरे के हाथ में एक चाकू मारता है, पर अब यहाँ पर वो ये देखता है कि जो गन वो दोनों लोग लेकर के आए होते हैं, उस गन को छीन कर उसने एक को मारा होता है। ये उसी की गन होती है जो कि उसने अपने बेडरूम के लॉकर में रखी होती है, जो कि सिर्फ उसी के फिंगरप्रिंट से ओपन हो सकता है। ये देख के उसे समझ में आ जाता है कि उसकी फैमिली किसी प्रॉब्लम में है। वो तुरंत ही वहां से निकलता है, पुलिस को कॉल करता है और जल्दी से अपने घर पहुंचता है। पर यहाँ पर वो देखते हैं कि उसकी बेटी की और उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। किसी ने बहुत बुरी तरह से उन दोनों को मार दिया है और उन दोनों को मारने के लिए भी वही सेम गन यूज करी होगी जो कि खुद रीस की है। ये देख कर के रूस पूरी तरह से टूट जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम उसकी वाइफ और बेटी का फ्यूनरल देखते हैं, जहाँ पर उसका भाई और उसके अंकल उससे मिलने के लिए आते हैं, जो कि उसके काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। अब फ्यूनरल के अगले दिन वहां पर जॉश घर पे आता है और पूछताछ करने लगता है कि आपने गन अपने गैरेज के कबर्ड में रखी थी। पर यहाँ पर रीस बार बार ये बोल रहा होता है कि गन उसके बेडरूम के कबर्ड में रखी है। पर यहाँ पर जॉश बार बार ये बोलता है कि गन उसने गैरेज के कबर्ड में रखी थी। मतलब कि वो जानबूझ करके रीस को कंफ्यूज कर रहा होता है ताकि वो गैरेज ही बोल दे। पर रीस अपनी कुछ बातों को लेकर के बिल्कुल क्लियर होता है। पर अब यहाँ पर इस तरह से करने की वजह से उसका शक हो जाता है कि जरूर जॉश इन सब में शामिल है। इसके बाद केटी जॉश से मिलती है और उससे बात करती है। तो जॉश उसे हॉस्पिटल के अंदर लेके जाता है जो कि क्राइम सीन होता है, और वो ये बोलता है कि यहाँ पर एक भी ऐसा निशान नहीं है जिससे कि ये बात प्रूफ हो सके कि यहाँ पर दो लोग थे जिन्होंने रीस के ऊपर हमला किया। यहाँ पर डॉक्टर की लाश थी जिसे कि रीस की गन से मारा गया था। घर पे उसकी बेटी और उसकी वाइफ की लाश थी जिसे भी रीस की गन से ही मारा गया था। तो ऐसा हो सकता है कि उसने खुद ही अपनी वाइफ को मार दिया हो, क्योंकि उसका ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा होता है और वो मेंटली सिक होता है। और जॉश को ये भी पता है कि रीस अपने हर बात पे एकदम कायम है और उसे ऐसा लगता है कि सच में सब कुछ हुआ है। तो पूरा सच क्या है ये बात किसी को अभी तक पता नहीं चली होती है। और अब केटी यहाँ पर रीस से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो ये बोलती है कि अगर उसने अपना स्कैन करा लिया था तो वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट निकालेगी और ये देखेगी कि वो उसका दिमाग ठीक है या फिर नहीं। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो उसका केस स्ट्रांग हो जाएगा। पर अब यहाँ पर रीस ये बोलता है कि वो मेडिकल रिपोर्ट के लिए साइन तभी करेगा क्योंकि एक पेपर पे रीस के साइन चाहिए होते हैं। उसके साइन के बिना मेडिकल रिपोर्ट नहीं निकलेगी। तो रीस यहाँ पर ये बोलता है कि अगर वो उसे बूजर की केस की फाइल ला करके दे तो वो उसे रिपोर्ट पे साइन कर देगा। केटी के पास यहाँ पर पहले से फाइल होती है तो फाइल रीस को दे देती है, उससे साइन लेती है और अब यहाँ पर रीस उसे ब्लैक कलर का बैग देता है। इस बैग में फोन रखने से कोई भी फोन को ट्रेस नहीं कर पाएगा। वो उसे एक स्पेशल अकाउंट का पासवर्ड देता है ताकि वहां से वो उनसे चैट कर सके और उसकी चैट को कोई भी पकड़ नहीं पाए। अब इसके बाद रीस यहाँ से जॉश के बारे में हर बात पता करता है और फिर वह एक लिस्ट बनाता है। उसकी बेटी ने उसके लिए एक ड्राइंग बनाई होती है और वो उसी के पीछे एक एक करके हर इंसान का नाम लिखता जाएगा जिसे भी उसे टर्मिनेट करना है, मतलब कि जिसे भी उसे मारना है। और यहाँ पर वो पहला नाम जॉश का लिख देता है। इसके बाद वो जॉश का पीछा करता है, जगह जगह उसकी फोटोज लेता है और बेन से हेल्प मांगता है। बेन यहाँ पर उसके बारे में पता करके बता सकता है क्योंकि बेन इस वक्त CIA में काम करता है। पहले बेन भी यहाँ पर रीस की तरह रीस की टीम में होता है, पर बाद में वो टीम को छोड़ देता है और CIA ज्वाइन कर लेता है। अब CIA की इंफॉर्मेशन की हेल्प से वो उसे ये बताता है कि बेन ने कुछ वक्त पहले उसके फिंगरप्रिंट्स लिए थे, मतलब कि उसके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स लिए थे और ये उसने 2 दिन पहले किया था, मतलब कि जब यहाँ पर मर्डर होने स्टार्ट हुए उससे भी पहले। तो जरूर किसी ने उसे ऐसा करने के लिए बोला होगा और उन्हीं फिंगरप्रिंट की हेल्प से उसकी गन के लॉकर को ओपन किया होगा।
तो अब यहाँ पर सब कुछ और भी ज्यादा पक्का होने के बाद रीस उसी बिल्डिंग में एक दूसरे नाम से जाता है जहाँ पर जॉश रह रहा होता है। वहां पर वो जाकर के उसके मैनेजर से ये बोलता है कि यहाँ पर उसे फ्लैट लेना है। अब ऐसा करते करते वो वहाँ के एक फ्लैट को देख लेता है और उसके लॉकर की फोटो क्लिक कर लेता है। फिर वो वैसे ही लॉकर को ओपन करने की प्रैक्टिस करता है और फिर एक रात जब बेन वहां पर नहीं होता है तो वो उसके फ्लैट के अंदर चला जाता है। फ्लैट के अंदर जाकर के वो उसके लैपटॉप को हैक करता है, सारा डेटा कॉपी करता है और वहां से निकल आता है। अब इसके बाद उससे मिलने के लिए हार्टले आती है। हार्टले वही सेक्रेटरी मैडम होती है। उन्हें रीस से बहुत ज्यादा हमदर्दी होती है और अब जब वो दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं तभी रीस ये देखता है कि कहानी को मार दिया गया है। किसी दूसरी टीम ने उसका पता लगा लिया और उसे जान से मार दिया। और अब इसी रात में रीस यहाँ पर जॉश के घर पे जाता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। पहले तो जॉर्ज बोलता है कि वो BCIS के लिए काम करता है और उससे कोई गलतफहमी हो गई है, पर अब जब यहाँ पर वो देखता है कि रीस उसे जान से मार देगा तब वो बताता है कि वो सॉल एग्नन के लिए काम करता है और वो उसे पैसे देता है। जॉर्ज उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो रीस उसे जान से मार देता है। फिर वो इस पूरी घटना को एक सुसाइड दिखाता है और क्राइम सीन से निकल जाता है। उसे इस टाइप के क्राइम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तो वो इजीली किसी भी मर्डर को सुसाइड दिखा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हार्टले को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पूरी टीम से बात कर रही होती है, जहाँ पर बहुत बड़े आर्मी के ऑफिसर्स बैठे होते हैं और यहाँ पर वो उन सबको ये बोलती है कि उनके सोल्जर्स हमेशा जाकर के लड़ते हैं और दिन रात काम करते हैं, जिससे कि उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर होता है। और अब यहाँ पर इन चीजों को सही करने के लिए उन्हें नए बजट लाने की जरूरत है, जहाँ पर वो अपने सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी रिटायर कर देंगे ताकि उन्हें बाद में भी एक अच्छी लाइफ मिल सके और उन्हें कैसे भी मेंटल ट्रॉमा से गुजरना नहीं पड़े। इसके सपोर्ट में बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि ऐसा करने पर पुराने बजट्स और पुरानी जितनी भी डील उन्होंने अलग अलग कंपनी से कर रखी है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो हार्टले यहाँ पर ये बोलती है कि उसका बजट वो कम रखेगी तो उन्हें शायद फायदा ही होगा, पर अभी भी यहाँ पर काफी सारे लोग कन्विंस नहीं होते हैं, पर क्योंकि हार्टले सबकी बॉस है तो सबको मानना पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में हम केटी को देखते हैं जो कि अब तक यहाँ पर रीस की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आ गई होती है। यहाँ पर रिपोर्ट में ऐसा दिया होता है कि रीस को ट्यूमर है और ये बात वो रीस को भी बता देती है। इसके लिए रीस डॉक्टर के पास में जाता है तो डॉक्टर उसे ये बोलते हैं कि वो ट्रीटमेंट कराए तो ठीक हो सकता है और अगर नहीं कराए तो एक बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। पर रीस के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपनी फैमिली के मारने वाले लोगों से बदला लेना, तो वो इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है और वो सॉल एग्नन के बारे में पता करने लगता है। उसे ये पता चलता है कि सॉल एग्नन एक बहुत बड़ी कंपनी कैपस्टोन इंडस्ट्रीज का VP है। अब ये सारी बातें जाकर के वो केटी को बताता है कि उसने ऐसा स्टडी किया है कि अलग अलग इंडस्ट्रीज यहाँ पर एक कंपनी में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर रही थी और ये सारी किलिंग और उसकी फैमिली का मर्डर ये सब कुछ इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो वो अब यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रीस को ऐसा लगता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो जल्दी से कार से बाहर निकलते हैं और अब यहाँ पर सच में कोई उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है। रीस उस आदमी को मार देता है और वहां से निकल जाता है। आगे जाकर के वो केटी को एक दूसरी गन देता है, कहता है कि वो किसी सेफ प्लेस पर चली जाए क्योंकि अब यहाँ पर मर्डरर्स ने उसे भी देख लिया है और वो दूसरी कार में अपना सारा सामान रख करके वहां से निकल जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के ओनर स्टीव को। स्टीव हॉर्न यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री का फैन होता है और वो खुद भी कभी आर्मी में जाना चाहता था, पर उसे पहले ही निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे ही अपने से प्रैक्टिस करते रहता है। वो यहाँ पर अलग अलग कंपनीज में काफी सारे पैसे इन्वेस्ट करता है, जिसमें एक कंपनी का नाम होता है न्यू बेलम। उसने न्यू बेलम कंपनी में बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे और अब वो कंपनी उसे शायद प्रॉफिट नहीं करेगी, इसके लिए वो उस कंपनी को सेल करना चाहता है। तो अब वो यहाँ पर अपने पास सॉल एग्नन को बुलाता है और कहता है कि वो न्यू बेलम कंपनी के ओनर से जाकर के बात करे और वो एक आदमी जो इस कंपनी को खरीद सकता है उससे भी जाकर के बात करे और इस डील को फाइनल करे। वो जल्दी से जल्दी इस कंपनी को बेचना चाहता है। तो यहाँ से एग्नन उसी दूसरी कंपनी के ओनर से बात करने के लिए चला जाता है जो कि न्यू बेलम को खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। वो उसे पटाने के लिए उसके लिए एक पार्टी भी थ्रो करता है, पर अब यहाँ पर उस आदमी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है तो पार्टी को बीच में ही रोक देता है और सबको वहां से भगा देता है। पर अब यहाँ पर सबके जाने के बाद वहां पर रीस आता है। असल में बेन शुरू से ही एग्नन के ऊपर नजर रख रहा था जब से रीस को एग्नन के बारे में पता चला था और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि वो कहाँ पर पार्टी कर रहा है। रीस उसे अच्छे से पकड़ करके बांध देता है और उसे पूछता है कि वो किसके लिए काम करता है। वो आदमी उसे बता देता है कि वो स्टीव के लिए काम करता है
तो तब रीस ये बोलता है कि इस सबसे उसकी टीम का क्या कनेक्शन है। वो बोलता है कि इस सब का कनेक्शन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट RD4895 से है। अब RD4895 क्या है ये उसे नहीं पता होता है, पर ये एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट होता है और इसी की वजह से उन सबको मारने की कोशिश करी जा रही है। रीस अब ये बोलता है कि उसकी फैमिली को किसने मारा था। उसने एक किलर को तो मार दिया था, पर जो दूसरा बच गया था वो कौन था। तो एडमन उसे ये बताता है कि उन दोनों किलर को हायर करने वाला एक लॉयर था जिसका नाम है मार्कस, और उसी को पता होगा कि दूसरा किलर कौन था। अब इतना जानने के बाद रीस समझ जाता है कि उसे और कुछ नहीं पता है, तो वो उसे ड्रग्स का ओवरडोज देता है और वैसे ही मरने के लिए छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीस मार्कस के ऊपर नजर रखता है, और क्योंकि रीस यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्नाइपर होता है, वो बहुत दूर से भी एकदम परफेक्ट निशाना लगा लेता है, तो इस वजह से वो चलती कार में मार्कस को मार देता है और वहां पर उसके पास में जाकर के उसके फोन की डिटेल्स को कॉपी करता है और उधर से निकल जाता है। इसके बाद वो लिज के पास में जाता है। लिज के साथ भी उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं और वो भी कभी उसकी टीम में थी, और लिज एक बहुत ही अच्छी पायलट होती है। अब यहाँ से वो लिज के साथ में बैठ करके मेक्सिको जाता है, क्योंकि उसे फोन के डेटा से ऐसा पता चलता है कि वो किलर जिसे उसकी फैमिली को मारने के लिए हायर किया गया था वो मेक्सिको से था। तो वो मेक्सिको में जाता है जहाँ पर वो अपने अंकल से मिलता है, जो कि उसके लिए उसे किलर के बारे में पता कर रहे होते हैं। और थोड़े दिन बाद यहाँ पर बेन भी आ जाता है। अब इस सब के बीच में जब यही सब चल रहा होता है, तब केटी अपने भाई के घर में चली जाती है जहाँ पर वो सेफ रहती है। और अब दूसरी तरफ ये सारा केस एक FBI ऑफिसर एंथनी को मिल जाता है। असल में एंथनी ने ऐसा देख लिया था कि रीस के साथ में कार में एक लड़की थी। रीस ने एक शूटर को शूट किया और वहां पर उस दूसरे आदमी ने गोली पहले चलाई थी, तो जाहिर है वही रीस को मारने के लिए आया होगा, और रीस ने जो भी किया वो सब कुछ उसने सेल्फ डिफेंस में किया। तो एंथनी इस पूरे केस में केटी को ढूंढ लेता है। वो पता लगा लेता है कि वो रियलिटी में किस लड़की के साथ में पहले बैठा हुआ था, और अब वो केटी के घर तक भी पहुंच जाता है। वो यहाँ पर बताता है कि रीस एक एक करके हर किसी को मार रहा है और उन्हें कोई भी आइडिया नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो केटी यहाँ पर उन्हें बता देती है कि आपको स्टीव के बारे में पता करना चाहिए, उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और रीस यहाँ पर एक विक्टिम है। हाँ, केटी को भी स्टीव के बारे में हर बात पता होती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली रीस केटी को हर बात बता रहा होता है और केटी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और सारी बातें पता करके उसे बार बार बता रही होती है। इतना जानने के बाद एंथनी वहां से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम स्टीव को देखते हैं। यहाँ पर जब स्टीव को ये पता चलता है कि हार्टले इतना बड़ा बजट पास कर रही है जिसकी वजह से उसकी डील्स खराब हो जाएंगी, क्योंकि न्यू बेलम कंपनी की एक बहुत बड़ी डील उसकी आर्मी के साथ भी चल रही होती है, और अगर यहाँ पर हार्टले ने नया बजट पास कर दिया तो उसकी पुरानी सारी डील्स कैंसिल हो जाएंगी, और न्यू बेलम कंपनी जो कि ऑलरेडी घाटे में चल रही है उसे और भी बड़ा लॉस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये न्यू बजट पास ना हो, इसके लिए स्टीव वोटिंग मेंबर्स को खरीदने लगता है और इस काम में उसकी हेल्प हार्टले का एक जूनियर करता है। तो मतलब कि यहाँ पर आर्मी में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्टीव के साथ में होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम रीस को देखते हैं जहाँ पर अब उसे किलर के बारे में पता चल चुका है और उसके अंकल की एक टीम उसके साथ में जा रही होती है। यहाँ पर रीस को एक जगह चक्कर आता है और अब उन्हें फाइनली पता चलता है कि रीस को ब्रेन ट्यूमर है, पर इसके बाद भी वो मिशन को कैंसिल नहीं करता है और अपने फैमिली के किलर को मारने के लिए चला जाता है। सभी लोग उसे कवर देते हैं, वहाँ पे बहुत सारे क्रिमिनल्स को मार देते हैं और एंड में आकर के वो उस किलर के पास में पहुंच जाता है। वो उसे शूट करके नहीं मारता है, बल्कि उसका बीच में से पेट पूरा फाड़ देता है और उसे वैसे ही मरने के लिए छोड़ देता है। और इसके बाद वो मेक्सिको से लौट आता है, क्योंकि अब उसे दोबारा से नए लोगों से लड़ना है, जिसमें कि स्टीव है। मतलब कि अब उसे कैसे भी करके स्टीव को भी मारना है। इसके लिए वो लिज के साथ में मिल करके स्टीव को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि बेन की तबीयत खराब हो गई थी। लास्ट मिशन में उसे भी चोट लग गई होती है, तो वो भी रेस्ट कर रहा है। यहाँ पर रीस ये डिसाइड करता है कि वो स्टीव को उसके ऑफिस के सामने मारेगा, क्योंकि उस जगह पे सिक्योरिटी सबसे कम होगी। और दूसरी तरफ हम नेक्स्ट सीन में FBI को देखते हैं, जो कि स्टीव से बात करने के लिए पहुंच जाती है। FBI को भी पता चल गया था कि स्टीव की जान खतरे में है। स्टीव उनके साथ बदतमीजी करता है, पर इसके बाद भी उन्हें पता होता है कि उन्हें स्टीव को तो बचाना ही है, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। और अब यहाँ से वो स्टीव के ऊपर नजर रखने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम केटी को देखते हैं, जो कि माइक का इंटरव्यू ले रही होती है। यहाँ पर इंटरव्यू के बीच में केटी ये बोलती है कि मुझे फालतू की बकवास नहीं सुननी है, मुद्दे पर आइए। और अगर आपको न्यू बेलम और RD4895 से रिलेटेड कोई भी बात करनी हो तो मुझे बता दीजिएगा। ऐसा बोल करके वो अपना नंबर देती है और चली जाती है, क्योंकि माइक इस वक्त उसे कुछ भी बता नहीं रहा होता है और उसका टाइम वेस्ट हो रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक मीटिंग होती है, जहाँ पर माइक को बुरा लगता है
क्योंकि स्टीव उसकी कंपनी का ओनर नहीं होता है, वो बस उसकी कंपनी को मैनेज कर रहा होता है। फिर भी यहाँ पर जो दूसरी कंपनी के ओनर्स होते हैं जो कि न्यू बेलम को खरीदना चाहते हैं, उनका पूरा ध्यान स्टीव पे होता है और वो स्टीव को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से माइक को बहुत बुरा लगता है। वो वापस जाता है अपने रूम में और यहाँ से वो केटी से बात करता है। तो केटी उसे एक स्टेशन पे मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर माइक उसे कुछ देने वाला है। पर अब ये सारी बातें स्टीव को भी पता चल जाती है, तो वो अपने आदमियों को माइक के पीछे भेज देता है उसे मारने के लिए और खुद अलग चला जाता है। अब यहाँ पर रीस लगातार स्टीव के ऊपर नजर रख रहा होता है और जब वो ये देखता है कि स्टीव के गार्ड अलग जा रहे हैं और स्टीव अलग जा रहा है, तो वो उनके गार्ड्स के पीछे जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया होता है कि शायद वो केटी के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले जब उसने स्टीव की फोटोज क्लिक की थी, तब उन फोटोज में वो केटी को भी देख लेता है जो कि माइक के ऑफिस से निकल रही होती है। और दूसरी तरफ माइक यहाँ पर केटी से मिलने के लिए स्टेशन पर जाता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है। वो उसे ये बताता है कि RD4895 एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि दिमाग के ऊपर असर करता है। ये एक ऐसी टाइप की ड्रग होती है जो कि किसी भी मेंटल ट्रॉमा को भुला देती है, ताकि जो भी सोल्जर हो वो अपने मिशन के टाइम पे सारा फोकस सिर्फ मिशन पर करे। इस ड्रग को उन्होंने एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया था, पर ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करना बचा होता है। पर यहाँ पर स्टीव को बहुत ज्यादा जल्दी होती है और उसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने होते हैं, तो इसके लिए वो इस ड्रग को एक पूरी टीम के ऊपर टेस्ट करते हैं और इस टीम का नाम होता है अल्फा प्लैटून, मतलब कि रीस की टीम। वो रीस की टीम को ड्रग देता है जिसकी वजह से उन सभी के ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। और जब ये सारी बातें रीस को पता चलती है, तो वो समझ जाता है कि अगर ये बातें बाहर आई तो न्यू बेलम कंपनी की वैल्यू काफी ज्यादा घट जाएगी और उसके शेयर्स भी गिर जाएंगे। और इसीलिए वो ऐसा प्लान बनाता है कि वो पूरी टीम को मरवा देगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उन्हें कभी ब्रेन ट्यूमर भी था। और इसके लिए वे पूरा मिशन प्लान करता है। उसी ने जानबूझ करके ऐसी गलत न्यूज दी होती है कि डॉक्टर कहानी एक जगह पर है, जिसके बाद रीस वहां के लिए अपना पूरा मिशन प्लान करता है और वहां पर पहले से गार्ड्स भी इसीलिए होते हैं क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि उन्हें जा करके बस रीस की टीम को मारना होता है। और क्योंकि दो लोग बच जाते हैं, तो स्टीव उनके पीछे किलर भेजता है ताकि वो दो लोग को भी मार दे और उसकी सारी बातें दब जाए। और यही रीजन होता है कि वो जल्दी से जल्दी न्यू बेलम कंपनी को सेल करने वाला होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि RD4895 फेल हो गई है और इसी एक ड्रग पे उस पूरी कंपनी का फ्यूचर टिका होता है। अब क्योंकि ये ड्रग फेल है, तो इससे पहले ये सारी बातें बाहर आए और कोई भी उस कंपनी को खरीदने के लिए रेडी ना हो, वो जल्दी से जल्दी इस कंपनी को सेल करना चाहता है। अब जब वो यहाँ पर सब कुछ बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर स्टीव के आदमी आ जाते हैं। केटी उसे लेकर के भागती है पर वो लोग माइक को मार देते हैं और अब केटी उनमें से एक को शूट करती है। एक दूसरा आदमी उसे मारने जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर रीस आ जाता है और उसे बचा लेता है। वो उसे बचा करके अलग लेकर के जाता है और अब वो उससे पेन ड्राइव ले लेता है। असल में माइक ने केटी को एक पेन ड्राइव भी दी होती है जिसमें उन सारे इन्वेस्टर की लिस्ट होती है जिन्होंने न्यू बेलम कंपनी में इन्वेस्ट किया है और जिन्हें इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होता है। तो मतलब कि ये सारे लोग उसकी फैमिली और उसकी टीम के मर्डर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब ये बात रीस को पता चलती है तो वो उससे पेन ड्राइव ले लेता है और उसे बीच रोड पे छोड़ करके निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हार्टले को अपने ऑफिसर्स के ऊपर शक होता है, तो वो DCIS के साथ मिल करके उनका पर्दाफाश करने लगती है। उनमें से एक ऑफिसर वही होता है जो कि स्टीव के साथ में मिला होता है। वो उसके अकाउंट्स को चेक करवाती है और उसे पता चलता है कि स्टीव उसे 2 साल से बहुत सारे पैसे दे रहा है और इसके लिए वो उसके ऊपर इंक्वायरी चलवाती है। तो अब यहाँ पर वो DCIS के एक एजेंट आजाद के साथ इस पूरे केस पे काम करने लगती है। दूसरी तरफ रीस यहाँ पर स्टीव को मारने के लिए लिस के साथ में पूरी प्लानिंग बनाता है, एक बहुत बड़ा सा होममेड बॉम्ब तैयार करता है और उसके ऑफिस के सामने पहुंच जाता है। FBI भी उसे पूरी प्रोटेक्शन दे रही होती है क्योंकि उन्हें पता होता है कि रीस यहाँ पर जरूर आएगा। रीस भी यहाँ पर आ जाता है, रोड को जाम करवा देता है और इसके बाद वो स्टीव को मारने वाला था कि तभी वहां पर केटी आती है। यहाँ पर पूरी मीडिया होती है जिसमें केटी भी होती है। केटी यहाँ पर स्टीव से सवाल करने लगती है कि कैसे उसने आर्मी के ऑफिसर्स को मरवा दिया। स्टीव इन सारी बातों को डिनाई कर रहा होता है और यहाँ पर स्टीव केटी को धमकी भी देता है कि तभी वहां पर पीछे से केटी ये देख लेती है कि रीस वहीं पर है। वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और वो पीछे हट जाती है। इसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और स्टीव काफी ज्यादा घायल हो जाता है, पर अभी भी वो मरा नहीं होता है। यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और पूरी FBI रीस के ऊपर अटैक करती है, पर रीस यहाँ पर जैसे तैसे करके फाइनली स्टीव को मार देता है। पर ऐसा करने में उसके हाथ पर भी गोली लग जाती है और फिर वो यहाँ पर एक दूसरी कार को लेकर के भाग जाता है।
पूरी FBI उसका पीछा करती है, पर यहाँ पर उसकी कार एक पेड़ से लड़ जाती है, जहाँ पर वो मौका पकड़ के दरवाजे से निकल जाता है और जंगल में भाग जाता है। अब पूरी FBI आर्मी के साथ में उसे ढूंढ रही है और वो जंगल में अकेले भटक रहा होता है। यहाँ उसे एक घर दिखता है, वो घर के अंदर जाता है, घर पे उसे उस जगह का मैप मिलता है और थोड़ी बहुत दवाइयाँ मिलती हैं। और इसके बाद वो मैप से ये डिसाइड करता है कि वो नदी के पास में जाएगा और नदी में बह करके दूसरी तरफ को निकल जाएगा। पर नदी यहाँ से काफी ज्यादा दूर होती है, जिसके लिए उसे कुछ दिनों तक चलना पड़ेगा और FBI लगातार उसे ड्रोन वगैरह से ढूंढ रही होती है। पर रीस, जिसके लिए जंगल में रहना और ऐसे टफ चीजों में सरवाइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, यहाँ पर उसे रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी वो पहाड़ से गिर जाता है, कभी बहुत तेज बारिश होने लगती है, उसके हाथ पे चोट लगी होती है, वो भी दुख रही होती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके नदी के पास में पहुंच गया होता है। पर अब तक यहाँ पर FBI भी आ जाती है और उसे हर तरफ से घेर लेती है। पर यहाँ पर रीस ने मिट्टी के अंदर काफी सारे बॉम्ब लगा दिए होते हैं, क्योंकि उसने रेडियो पर पहले से ही सुन लिया था कि FBI उसके काफी ज्यादा करीब पहुंच चुकी है। और अब रीस इन्हीं बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, और क्योंकि वो नदी के पास वाली मिट्टी होती है तो मिट्टी काफी ज्यादा चिकनी होती है। इस ब्लास्ट से सारी मिट्टी बहने लगती है और सभी ऑफिसर्स के ऊपर आ जाती है। एक ऑफिसर इसी मिट्टी में दब जाती है तो रीस उसे बाहर निकालता है, उसे CPR देता है, उसकी जान बचाता है और उसके बाद नदी के रास्ते से वहां से निकल जाता है। वो इतने सारे ऑफिसर्स के बीच में से अकेले घायल होने के बाद भी जिंदा बच के निकल जाता है। यहाँ से वो लिज के पास में पहुंचता है, जो कि प्लेन के साथ में उसका वेट कर रही थी, और यहाँ से वो दोबारा से अपने शहर कैलिफोर्निया वापस आता है। और अब उसके पास एक लिस्ट है, उसे पता है कि आगे कौन कौन है जो कि उसकी फैमिली के मर्डर में शामिल है, और वो एक एक करके हर किसी को मार देगा। यहाँ पर उसे 3 नाम ऐसे मिलते हैं जो कि उसी के सीनियर्स के होते हैं, कॉक्स, हॉर्वर्ड और पिलर। और एक ऐसी कंपनी होती है जिसके ओनर का नाम पता नहीं चलता है, और केटी इस पर काम कर रही होती है। वो जल्दी से जल्दी ओनर का नाम पता कर रही होती है ताकि वो रीस को बता सके। अब नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं तीनों ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें पता होता है कि रीस वापस आ गया है और उन्हें जान से मार देगा। तीनों बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। इनफैक्ट उसमें से पिलर तो अपने ऑफिस को छोड़ करके नहीं जा रहा होता है। कॉक्स और हॉर्वर्ड की फैमिली होती है तो उन्हें तो अपने घर पे जाना ही था। यहाँ पर उन सब पर बहुत दूर से रीस नजर रख रहा होता है, और उसे अच्छे से पता होता है कि वो कॉक्स और हॉर्वर्ड को तो पकड़ ही लेगा, क्योंकि वो लोग शहर में जाएंगे, बस पिलर अपने ऑफिस से निकलेगा नहीं। पर क्योंकि ये कभी उसी का ऑफिस था और वहाँ पर काम करने वाले लोगों को वो जानता है, तो वहाँ पर जाकर के कहीं भी हमला नहीं करेगा। दूसरी तरफ FBI, जो कि एक मैच हार करके आ चुकी है, वो यहाँ पर केटी को पकड़ लेती है। उन्हें पता चल गया होता है कि केटी को सब पता है और वो लगातार रीस के साथ टच में है। वो केटी से बार बार पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ खास नहीं बताती। वो उन्हें ये बोलते हैं कि जाकर के स्टीव के कंप्यूटर में चेक करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि स्टीव कैसे घोटाले कर रहा है, और उसने अपने कुछ शेयर्स को बेच करके $100 मिलियन उन लोग को दिए होते हैं जिन्होंने रीस की टीम को खत्म किया है, और ये सब कुछ स्टीव ने करवाया है, और इसके साथ और भी लोग मिले हुए हैं। अब यहाँ पर FBI के ऑफिसर्स पूरे कंप्यूटर को छान लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि कॉक्स, हॉर्वर्ड और पिलर ये तीनों मरने वाले हैं। पर जब तक वो सारी बातें पता करते हैं तब तक उन्हें ये पता चलता है कि कॉक्स और हॉर्वर्ड का किडनैप हो गया है, और ये किडनैप रीस ने किया होता है। वो उन्हें समुद्र के किनारे लाता है और कॉक्स को तो वहीं पर मार देता है। इसके बाद वो हॉर्वर्ड के पास में जाता है। वो कहता है कि वो उसे काम देगा, उसे करना पड़ेगा, अगर नहीं करेगा तो वो उसकी फैमिली को मार देगा जैसे उसकी फैमिली मारी गई है। और अब वो उसे बॉम्ब को पहना करके पिलर के पास में भेज देता है। उसके अंदर बॉम्ब होता है तो पिलर नहीं देख पाता है कि यहाँ पर हॉर्वर्ड उसे मारने के लिए बॉम्ब के साथ में आ रहा है। जब पिलर देखता है कि वो उसके ऑफिस में है, उसके ऊपर बॉम्ब लगे हैं, तब देख करके वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर फोन पर रीस से माफी मांगता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं करे। वो कहता है कि वो उसे आखिरी इंसान का नाम बता सकता है जो कि इस पूरे प्लान के पीछे था, जो कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। रीस बोलता है कि उसे पहले से ही पता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसे केटी ने बता दिया होता है कि वो जो कंपनी का अननोन ओनर है वो हार्टले है। और अब रीस का अगला टारगेट हार्टले होती है, और इसी के साथ हार्वर्ड ब्लास्ट हो जाता है और पिलर की मौत हो जाती है। और अब एंथनी को यहाँ पर यह पता चलता है कि अभी तक वो जिस केस पे काम कर रहा था उसे उस केस से निकाल दिया गया है, और ये केस अब DCIX को दे दिया गया है। ये सुन करके उसे बुरा लगता है, तो वो केटी को भी जाने देता है। वो केटी को ये बोलता है कि पूरे सच का पता लगाओ, अपनी स्टोरी कंप्लीट करो और लोगों को सच बताओ। इसके बाद केटी लाइब्रेरी में जाती है और अपनी स्टोरी को कंप्लीट करने लगती है।
कि कैसे आर्मी वालों ने एक ऐसी कंपनी के साथ डील करी जो एक ऐसी ड्रग बनाए जो कि सोल्जर्स को ट्रॉमा से निकाल सके। इसके लिए न्यूबेलम कंपनी ने RD4895 नाम की ड्रग बनाई और बिना उसका प्रॉपर टेस्ट किए उसे ह्यूमन के ऊपर टेस्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने टेस्ट एक पूरी टीम के ऊपर किया और बाद में क्योंकि टीम को ब्रेन ट्यूमर हो गया तो उन्होंने टीम को मरवाने की साजिश करी और इस पूरी साजिश में बहुत सारे आर्मी के मेंबर्स भी शामिल होते हैं। अब ये सारी स्टोरी लिख करके वो अपने सीनियर को सेंड करती है, पर ये मेल जाता नहीं है क्योंकि हार्टले इस मेल को बीच में ही रुकवा लेती है और डिलीट करवा देती है। इसके बाद वो केटी के पास में जाती है और ये कहती है कि वो उसे पूरा सच बता सकती है। उसे सच तो पता है पर सिर्फ आधा बचा हुआ पार्ट वो उसे बता सकती है अगर वो उसकी बात माने, वो उसके साथ में चले तो हार्टले का इंटरव्यू ले सकती है। केटी इसके लिए मान जाती है। वो काफी ज्यादा डेयरिंग होती है और ऐसी सिचुएशन से डरती नहीं है। हार्टले उसे लेकर के तुरंत ही अपने घर के लिए निकल जाती है क्योंकि वो यहाँ पर रीस से बच के भाग रही होती है। उसे पता होता है कि अब रीस उसके पीछे आएगा तो वो तुरंत ही अपनी सिक्योरिटी को डबल करती है और अपने पुराने घर में चली जाती है। यहाँ पर वो केटी को बचा हुआ पार्ट सुनाती है। वो बताती है कि उसे पता था कि एक ऐसी ड्रग का टेस्ट चल रहा है पर उसे ये नहीं पता था कि ड्रग्स को प्रॉपर टेस्ट नहीं किया है। उसे जो भी रिपोर्ट्स दिखाई जाती थी रीस की टीम की, वहां पर उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल नॉर्मल दिखाते थे, जिसकी वजह से उसे कभी पता ही नहीं चला कि उनके ब्रेन में ट्यूमर बन रहा है। उसे ये सारी बातें तब पता चली जब उसने वो वीडियो देखी जहां पर स्टीव से केटी क्वेश्चन कर रही होती है। ये वीडियो वायरल होती है। इसको देखने के बाद ही तुरंत ही उसने DCIS से कांटेक्ट किया और अपने ही ऑफिसर्स के अगेंस्ट में काम करने लगी और उन सबका पर्दा फाश कर दिया। और ये वो पूरी स्टोरी है जहाँ पर हार्टले को गलत तो समझा जा रहा है पर उसे पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि हार्मफुल होगा। उसे तो बस ये लग रहा था कि उसके सोल्जर्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो लोग जिस ट्रॉमा को सफर कर रहे हैं उससे ऊपर निकल सकते हैं। केटी भी ये सारी बातें समझ जाती है और इसी को अपनी स्टोरी में लिखने लगती है। दूसरी तरफ रीस यहाँ पर बेन के साथ में हार्टले के घर के सामने पहुंच चुका होता है। वो बोट के अंदर होता है और वो यहाँ पर सबको मारने वाला है। यहाँ पर FBI को भी पता चल जाता है कि यहाँ से रीस जाएगा हार्टले को मारने के लिए, तो एंथनी अपनी पार्टनर के साथ कुछ लोगों की हेल्प लेता है जिन्होंने पहले भी उसकी हेल्प करी होती है और वो उसके साथ चले जाते हैं हार्टले के घर के सामने। अब रीस को यहाँ पर रोकने के लिए FBI है और हार्टले के गार्ड्स हैं। दूसरी तरफ अंदर केटी अपनी पूरी स्टोरी कंप्लीट करती है और इसके बाद वो हार्टले से कुछ बचे हुए क्वेश्चन करती है। वो हार्टले को ये बोलती है कि आपने झूठ बोला। अल्फा प्लेटून का पूरा मिशन पूरे 22 मिनट चला होता है और इस पूरे टाइम पे आप अल्फा प्लेटून से कनेक्टेड होती है। आप हर किसी की बात सुन सकती है और हर किसी को ऑर्डर भी दे सकती है, पर यहाँ पर 9 मिनट के बाद कनेक्शन कट जाता है। पर वो 9 मिनट के अंदर ही आपको पता चल गया था कि डॉनी बीमार हो गया है और यहाँ पर प्रॉब्लम बढ़ गई है। अगर आप चाहती तो आप कह सकती थी कि मिशन को अबॉर्ट कर दो, पर उसके बाद भी आपने कुछ भी नहीं कहा और अपने सारे सोल्जर्स को बलि चढ़ने दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो देखने के बाद ऐसा पता चला था कि सोल्जर्स को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो आपने उससे पहले DCIS से बात कैसे कर ली? क्योंकि जब आपने अपने ही एक जूनियर को पकड़वाया था और DCIS के एजेंट आजाद के साथ काम करना स्टार्ट किया था, उस वक्त तक वो वीडियो वायरल नहीं हुई थी और किसी के पास भी नहीं थी। मतलब उस वक्त वो इंसिडेंट हुआ ही नहीं। उस वक्त तक केटी ने जाकर के आजाद से क्वेश्चन नहीं किए होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हार्टले को पहले से ही पता होता है कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा है और सबको ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। पहले तो हार्टले इससे इनकार करती है पर बाद में वो मान जाती है। वो ये बोलती है कि अगर वो ड्रग काम कर जाती तो सिर्फ 20 लोग की बलि देने पर वो ना जाने कितने लोग को बचा लेती। हर साल बहुत सारे सोल्जर्स ऐसे ही सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ही ट्रॉमा की वजह से। और अगर इस ड्रग से उनका ट्रॉमा जा सकता है और इसके लिए उसे 20 लोग को मारना पड़ेगा तो वो मार सकती है। हार्टले के इंटेंशन तो सही होते हैं, वो अपने सोल्जर्स को एक बुरे ट्रॉमा से बचाना चाहती है, पर इसके लिए उसने जो रास्ता चूज किया था वो बहुत गलत होता है। हार्टले बोलती है कि अगर वो यहाँ पर सामने से रीस को ये सारी बातें बताती तो वो खुशी खुशी मरने के लिए रेडी हो जाता। तो केटी ये बोलती है कि अगर आप उसे बताती तब सही था, पर आपने उसे बताया नहीं। और यही रीजन होता है कि बाद में हार्टले न्यू बिल लाने लगती है, क्योंकि उसे रीस की फैमिली के मर्डर का काफी ज्यादा दुख होता है। उसे पता होता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए वो पुरानी सभी डील्स को कैंसिल करके एक नया बजट ला रही होती है ताकि वो एक्सपेरिमेंट किसी और के ऊपर ना हो
पर स्टीव की वजह से ऐसा हो नहीं पाता। और अब तक यहाँ पर रीस भी सामने पहुंच चुका होता है और फाइटिंग चल रही होती है। वो यहाँ पर सबको मारते मारते अंदर भी पहुंच जाता है और हार्टले के सामने होता है। केटी उसे बोलती है कि वो उसे ना मारे क्योंकि उसकी बेटी ऐसा कभी भी नहीं चाहती और हार्टले का हाथ उसकी फैमिली के मर्डर में नहीं था। यहाँ पर रीस भी रुकने लगता है तो हार्टले खुद ही अपने आप को मार देती है क्योंकि अब वो गिल्ट से भर चुकी होती है। इसके बाद रीस वहां से निकलने लगता है कि तभी उसके सामने FBI ऑफिसर एंथनी आता है। एंथनी के पास मौका होता है कि वो उसे पकड़ सकता है, पर वो उसे जानबूझ करके जाने देता है क्योंकि अब तक वो भी समझ चुका होता है कि वो जिसके पीछे लगा हुआ है वो भी खुद एक विक्टिम है और वो बस अपनी फैमिली के मर्डरर्स को उनका अच्छा लेसन दे रहा है। रीस को अभी भी पता नहीं चला है कि उस कंपनी का अननोन ओनर कौन है क्योंकि हार्टले ने मना कर दिया था। उसने बोला था कि उसने कोई भी पैसे स्टीव से नहीं लिए और इसे ये भी पता नहीं होता है कि उस कंपनी का ओनर कौन है। तो मतलब कि अभी एक मेंबर और बचा होता है। केटी इसके ऊपर काम कर रही होती है। बाकी उसने अपनी बची हुई स्टोरी को पब्लिश कर दिया होता है जो कि काफी अच्छी होती है और लोगों को रीस के साइड का सच पता चलता है। पर अभी भी पुलिस रीस को ढूंढ रही है क्योंकि उनके लिए तो एक क्रिमिनल है। इसके बाद यहाँ पर केटी को पता चल जाता है कि उस कंपनी का ओनर कौन है। वो रीस को ये बताती है कि उस कंपनी का जो बैंक अकाउंट है वो पेरू का है। ये सुन करके रीस को याद आता है कि बेन ने उसे ऐसा बोला था कि जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तो वो लोग पेरू के एक आइलैंड पे जाएंगे और वहां पर चिल करेंगे और वहीं पर रहेंगे। रीस समझ जाता है कि इस पूरे प्लान के पीछे बेन का हाथ था। अब इसके बारे में वो बेन से बात करने के लिए जाता है। बेन भी उसे देख करके समझ जाता है कि रीस को सारा सच पता चल गया है। अब वो उसे बताता है कि उसके पास पैसों की कमी थी, उसने पैसों के लिए सब कुछ किया होता है। और जब यहाँ पर उसे ये पता चला कि उन लोगों को एक ऐसी ड्रग दी गई है जिसकी वजह से उनका मरना पक्का है, तो वो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना वो सब शहीद हो जाए। उसे रीस के हर खबरी के बारे में पता होता है और इसी वजह से वो झूठी खबर आसानी से दे पाता है। और इस पूरे प्लान के पीछे का मास्टरमाइंड बेन होता है, पर बेन को नहीं पता था कि उसकी फैमिली भी मारी जाएगी। उसकी फैमिली के मरने के बाद बेन को बहुत बुरा लगता है और इसीलिए वो हर कदम पे रीस के साथ में होता है और हर मिशन में उसका साथ देता है। भले ही वो CIA में होता है, उसकी जॉब जारी होती है, उसके बाद भी वो रीस का साथ देता है और अब उसकी जॉब भी जा चुकी है क्योंकि सबको पता चल गया होता है कि रीस के साथ हर किलिंग में बेन भी शामिल होता है। पर अब यहाँ पर बेन ये बोलता है कि उसने गलती करी है और रीस को अपनी लिस्ट पूरी करनी चाहिए। उसने इतने नाम काट दिए, मतलब इतने लोगों को उसने मार दिए और अब एक आखिरी नाम बेन का, उसे वो भी काट देना चाहिए। रीस भी यहाँ पर उसे मार देता है और दोबारा से बोट पर आकर के चुपचाप बैठ जाता है और ये सीरीज इसी पॉइंट पे एंड होती है। इस सीरीज का नाम है द टर्मिनल लिस्ट जो कि 2022 में आई है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10। आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।